अगर आपको लगता है कि CATA का ऑर्डर आ गया मतलब टैक्स लिटिगेशन की प्रोसेस खत्म हो गई, तो एक बात ध्यान से समझ लो, टैक्स लिटिगेशन में कई बार यहाँ पे केस खत्म नहीं होता। नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश पटेल, वेलकम टू मंत्रा एंड कंपनी। यहाँ पे मिलती है टैक्स क्लैरिटी, कंफ्यूजन नहीं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अपील रिजेक्ट हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन रियलिटी में इनकम टैक्स लॉ हायर एपेलेट रेमेडीज प्रोवाइड करता है। आज की वीडियो में हम हायर एपेलेट रेमेडीज क्या होती है उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पहले तो हायर एपेलेट रेमेडीज क्या क्या होती है, CATA यानी कि फर्स्ट अपील जो हम करते हैं उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, क्या क्या रेमेडीज प्रोवाइड होती है, ITAT में कब जाना होता है, हाई कोर्ट में कब हम अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कब हम जा सकते हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और किस लेवल का केस होता है तो उससे हमें कौन से टाइप की रेमेडीज अवेलेबल है, और ये सारी प्रोसेस करने के अंदर प्रैक्टिकल मिस्टेक्स क्या क्या होने के चांसेस है, वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझ लो कि हायर अपील का मतलब क्या होता है। हायर अपील का मतलब होता है राइट मिलता है प्लस प्रोसीजर होता है प्लस स्ट्रेटेजी, यानी कि जो भी हमें हायर अपीलेट रेमेडीज मिलती है उसमें कुछ राइट्स मिलते हैं, कुछ प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं, और जो प्रोसीजर होता है वो स्ट्रेटेजी वाइज फॉलो करने की जरूरत पड़ती है। इनकम टैक्स लिटिगेशन प्रोसेस एक स्ट्रक्चर्ड हायरार्की फॉलो करती है, जैसे कि हम सीधा हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, उसके स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसीजर होती है उसे हमें फॉलो करना होता है। जो हायरार्की कुछ इस तरीके से होती है, सबसे पहले असेसिंग ऑफिसर आता है, मतलब कि असेसिंग ऑफिसर के पास जो भी प्रोसेस होता है उसके बाद असेसमेंट ऑर्डर मिलता है, उसको चैलेंज करने के लिए फर्स्ट अपील जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम करते हैं CATA यानी कि कमिश्नर अपील होती है। देन उससे भी अगर हम डिसएग्री है तो उसके बाद ITAT में हम जाते हैं, ट्रिब्यूनल जिसे हम बोलते हैं, देन हाई कोर्ट एंड लास्ट ऑप्शन इज सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर एक बात ध्यान से समझनी है कि हर एक लेवल का रोल अलग अलग होता है, जैसे असेसिंग ऑफिसर है, कमिश्नर है, ITAT यानी ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, ये अलग अलग लेवल होते हैं और हर एक लेवल का रोल अलग अलग होता है। और हर एक डिसएग्रीमेंट सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचता, इसलिए पूरा फ्लो समझना जरूरी है। इनकम टैक्स लिटिगेशन स्टार्ट होता है असेसिंग ऑफिसर के नोटिस का रिप्लाई के साथ। अब असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर दे दिया, उसके सामने लीगल राइट मिलता है जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील जाती है CATA के अंदर। अब CATA के बाद भी आगे जो हमें हायर एपेलेट अथॉरिटी जो मिलती है उसके बारे में बात करें तो वो है ITAT यानी कि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल। तो अब हम इसकी बात करेंगे इस लेवल के बाद। तो मान लो कि टैक्स पेयर को असेसमेंट ऑर्डर मिल गया, यानी कि असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन कर दिया, CATA यानी कि फर्स्ट अपील में भी एडिशन हो गया, मतलब उसको भी एग्री कर दिया, तो भी उसके पास एक अभी राइट है। जो राइट है वो ITAT के अंदर जाता है और वो सेकंड अपील फाइल कर सकता है। ITAT जो है वो एक इंडिपेंडेंट अपीलेट अथॉरिटी है जो एग्जामिन करता है फैक्ट एंड लॉ, और इस अपील के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स डिस्प्यूट जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट ध्यान ये रखना है कि जब भी यहाँ पे आप अपील फाइल करें तो ग्राउंड क्लियरली ड्राफ्ट करना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ में रखने हैं और फैक्ट एंड एविडेंस प्रॉपरली प्रेजेंट करने हैं। हायर एपेलेट अथॉरिटी में नेक्स्ट स्टेप आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का लेवल जो आता है वो लिटिगेशन प्रोसेस में आता है ITAT के बाद, मतलब कि सबसे पहले लिटिगेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर से। देन हम जाते हैं फर्स्ट अपील यानी कि CATA, उसको भी चैलेंज करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है ITAT यानी कि ट्रिब्यूनल। अब जो ट्रिब्यूनल का भी जो ऑर्डर आता है उसे भी अगर हमें चैलेंज करना है तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात खास ध्यान रखनी है कि हर एक ITAT के ऑर्डर को हम हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। यहाँ पर एक ये प्रिंसिपल है कि जहां भी जिस भी केस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है वही ऑर्डर को हम हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इसको हम इजी लैंग्वेज में समझे तो कोई भी केस के अंदर लॉ का इंटरप्रिटेशन या लीगल प्रिंसिपल जो है उसका अगर इंपॉर्टेंस है तो ही उस ऑर्डर को हम हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है खास कि ओनली फैक्चुअल डिसएग्रीमेंट सफिशिएंट नहीं है, किसी भी केस के अंदर
मान लो कि कोई सेक्शन है उसका इंटरप्रिटेशन की कोई दिक्कत है, उस हिसाब से अगर हमें चैलेंज करना है तो हम हाई कोर्ट में आईटैट के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम चैलेंज करें तो ये बातें 3 पॉइंट जो है वो ध्यान रखनी है। खास करके आइडेंटिफाई करना है लीगल इश्यू। अगर लीगल इश्यू है तो ही हम उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि केस के अंदर लीगल इश्यू क्या है। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्लियरली फ्रेम करना है, जैसे कि यहाँ पे बताया कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना ही चाहिए। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है वो आपके अपील के अंदर क्लियरली फ्रेम होना चाहिए। सेपरेट फैक्ट एंड लॉ, यानी लॉ एंड फैक्ट को सेपरेट करना है। यहाँ पे लॉ का इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो ही हमें हाई कोर्ट की रेमेडीज मिल सकती है। अब बात करते हैं फाइनल लेवल यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये फाइनल जुडिशियल अथॉरिटी है, यानी कि सबसे हायर जुडिशियल अथॉरिटी है। और हाई कोर्ट की जो भी मैटर है, यानी कि हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन आता है उससे भी अगर डिसएग्री है टैक्स पेयर या डिपार्टमेंट, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक बात खास ध्यान में रखनी है कि हर एक हाई कोर्ट के मैटर्स ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते। मतलब कि यहाँ पे हाई कोर्ट का जो भी ऑर्डर है या कुछ भी उन्होंने जो डिसीजन दिया है उसको अगर हमें चैलेंज करना है सुप्रीम कोर्ट में, तो कुछ यहाँ पे कंडीशन जो है या कुछ मैटर जो है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, उसकी एक स्पेसिफाइड लीगल प्रोसीजर होती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी हम काम अगर जाते हैं, मतलब कोई भी केस लेके जाते हैं, कोई भी अपील लेके जाते हैं, तो उसकी एक स्पेसिफाइड लीगल प्रोसीजर होती है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चंस जो होते हैं उसी के रिगार्डिंग बात होती है, मतलब उसी के रिगार्डिंग जजमेंट होते हैं, उसी के रिगार्डिंग लीगल प्रोसीजर होती है। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल का कोई इश्यू होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। सिग्निफिकेंट टैक्स की कोई मैटर होती है जो पूरी कंट्री को इम्पैक्ट करता है, वही सारे जो मैटर होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है वो ऑलमोस्ट फाइनल होता है, बट अगर उस मैटर के अंदर या उस जजमेंट के अंदर पूरे कंट्री के अंदर कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो उसको हम चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो भी प्रिंसिपल एस्टेब्लिश करता है, सुप्रीम कोर्ट किसी भी मैटर में कोई जजमेंट देता है तो वो पूरे कंट्री में इंप्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मैटर है तो ही हम उसको हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट ये है कि स्ट्रॉन्ग लीगल इश्यू होना चाहिए, तभी आप सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर जा सकते हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए और ये एक स्ट्रक्चर्ड लीगल प्रोसीजिंग होती है। तो यहाँ पे आपको लिटिगेशन स्ट्रेटजी भी बहुत ध्यान रख के प्रिपेयर करनी होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि यहाँ पे मान लो कि कोई टैक्स का प्रोविजन है जो पूरे देश में इम्पैक्ट करता है, ऐसा कोई मैटर है तो आप हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक आज हमने पूरे लिटिगेशन प्रोसेस के हर एक लेवल की बात की। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत लोगों को ये लगता है कि अपील का राइट जो है वो ओनली टैक्स पेयर को मिलता है। ऐसा नहीं है। अपील का राइट जो है वो टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट दोनों का है। मतलब ये है कि अगर असेसमेंट ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर ने दिया है और उसके अगेंस्ट में टैक्स पेयर CITA में अपील करता है, CITA से आगे जाके आईटाट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, तो सेम राइट डिपार्टमेंट को भी मिलता है। अगर डिपार्टमेंट को भी कुछ ऐसा लगता है कि इसको चैलेंज करने जैसा है तो वो भी अपील कर सकता है। सेम प्रोसीजर जैसे टैक्स पेयर के लिए राइट्स अवेलेबल है, सेम वैसे ही राइट्स डिपार्टमेंट के लिए भी अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी हम अपील की प्रोसीजर देखते हैं, लिटिगेशन की प्रोसीजर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर देखते हैं, वो 2 वे मैकेनिज्म है। मतलब जो भी राइट्स मिलते हैं वो दोनों साइड है, टैक्स पेयर के पास भी राइट्स है और ऑफिसर्स के पास भी पूरे राइट्स अवेलेबल होते हैं। लिटिगेशन की प्रोसेस के अंदर स्ट्रेटजी मैटर्स करती है। मतलब कि यहाँ पे कोई भी लेवल पे अगर आप काम कर रहे हो, जैसे असेसिंग ऑफिसर के रिप्लाई से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हर एक लेवल की हमने बात की, तो यहाँ पे अपील की प्रोसेस जो भी होती है वो एक स्ट्रेटजी मैटर करती है। और स्ट्रेटजी वही है कि यहाँ पे आपको फैक्ट प्लस लॉ प्लस प्रेजेंटेशन, ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। यही 3 चीज़ें मिलके स्ट्रॉन्ग अपील बनती है। मतलब कि आपको दिखाना पड़ता है कि फैक्ट क्या है, लॉ क्या कहता है
किस बेसिस पे रिलीफ मांगी जाती है और इन सब का एविडेंस क्या है, मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर होने चाहिए। ड्राफ्टिंग एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। यही एक लिटिगेशन का फाउंडेशन है। और इसी तरीके से अगर हम बेस्ट वे से प्रेजेंटेशन करते हैं तो टैक्स पेयर या डिपार्टमेंट किसी की तरफ से जो भी जजमेंट आना चाहिए वो प्योर जस्टिस मिलता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल मिस्टेक्स की। लिटिगेशन प्रोसेस में अपील की प्रोसेस के अंदर क्या क्या प्रैक्टिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले हो सकता है यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड इग्नोर करना। हर एक अपील का एक टाइम पीरियड होता है। जब आप एक लेवल से दूसरे लेवल तक अपील के लिए जाते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, लिमिटेशन पीरियड होता है। उस लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही आपको अपील फाइल करनी होती है। अब इसको इग्नोर किया तो फिर आपका जो राइट्स मिलना चाहिए हायर अथॉरिटी का वो मिलने का चांसेस यहाँ पे खत्म हो सकता है। वैग्यू ग्राउंड्स फाइल, ग्राउंड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर एक लेवल के अपील पर। अगर यहाँ पे ग्राउंड ही प्रॉपर फाइल नहीं किया गया तो ये मैटर का जो है वो वीक बनने का चांसेस बन जाता है। नॉट आइडेंटिफाई लीगल इश्यू, हर एक मैटर के अंदर लीगल इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट करता है। फैक्ट जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा लीगल इश्यू जो है वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन, जो भी ग्राउंड्स आपने फाइल किए हैं, जो भी आपने लीगल इश्यू यहाँ पे कवर किए हैं, उसके रिगार्डिंग अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो उसको प्रूव करना यहाँ पे बहुत वीक हो जाता है। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होने चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होने चाहिए। इमोशनल ड्राफ्टिंग, जो भी ड्राफ्टिंग होता है वो फैक्ट एंड लॉ के बेसिस पे होना चाहिए। यहाँ पे कोई इमोशनल ड्राफ्टिंग होना चाहिए नहीं। अगर इमोशनल ड्राफ्टिंग है तो ये पूरे आपके लीगल इश्यू और पूरे आपके जो फैक्ट जो ग्राउंड सबको यानी कि पूरे मैटर को वीक बना देता है। तो ये ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, डोंट अंडरस्टैंड एपेलेट हायरार्की। मतलब यहाँ पे हर एक लेवल जो होता है उसका रोल अलग अलग होता है। मतलब आप सीधा असेसमेंट ऑर्डर को आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। असेसमेंट ऑर्डर जो असेसिंग ऑफिसर ने दिए है उसके लिए आपको फर्स्ट अपील में जाना है, उसके बाद सेकंड अपील में जाना है, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आता है। एक जो हायरार्की बनाई हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर लिटिगेशन की प्रोसेस के अंदर, उसको प्रॉपर आपको फॉलो करना है। तो अगर ये सारी चीज़ें ध्यान रख के की गई जो भी अपील है तो उसको चांसेस बढ़ जाते हैं। और ध्यान रखना है कि लिटिगेशन प्रोसेस के अंदर कॉम्प्लायंस एंड स्ट्रेटजी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को मिला के ही लिटिगेशन मैटर कोई भी है उसको हम अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं। और अगर ये प्रैक्टिकल मिस्टेक्स हुई तो मैटर वीक बन सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये याद रखना, हायर एपेलेट रेमेडीज सिर्फ नेक्स्ट लेवल की अपील ही नहीं होते, ये टैक्स पेयर को जुडिशियल रिव्यू और फेयर हियरिंग का स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। जो प्रोफेशनल एपेलेट हायरार्की और प्रोसीजर को अच्छी तरह से समझ लेता है वो लिटिगेशन प्रोसेस में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और मेरी ये बात याद रखना, टैक्स को समझना मुश्किल नहीं है, सिस्टम को समझना जरूरी है।